हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स अपने प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 दिया हुआ है। इसमें अपन देखेंगे कि प्लांट के अंदर कैसे वो रेस्पायर करता है, कैसे वो फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी प्राप्त करता है। इसमें अपन बेसिकली सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में ही देखेंगे, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। जो अपन ने एनिमल फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ा था ना, वो गैसों का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, वो नहीं है। उसके आगे की जो प्रोसेस है वैसे अपन बेसिकली प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, बट ये एनिमल्स में भी सेम होता है। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में सेल्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वगैरह जो अपन इसमें आगे पढ़ेंगे वो और ये सेम ही है, बट अपन बेसिकली प्लांट्स के बारे में ही डिटेल स्टडी करेंगे। तो अपना चैप्टर का नाम है respiration in plants। तो respiration in plants में अपने एनसीईआरटी में 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे फर्स्ट है अपना डू प्लांट ब्रीथ। डू प्लांट ब्रीथ मतलब पादप कैसे श्वास लेते हैं। सेकंड है ग्लाइकोलाइसिस। थर्ड है फर्मेंटेशन। फोर्थ है एरोबिक रेस्पिरेशन। फिफ्थ है द रेस्पिरेटरी बैलेंस सीट। सिक्स्थ है एम्फिबोलिक पाथवे। सेवंथ है रेस्पिरेटरी क्यूसेंट आरक्यू। तो अपन सबसे पहले देखेंगे रेस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन। रेस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि अपन देखेंगे कि सेलुलर रेस्पायरेशन मतलब अपन जो प्लांट सेल के अंदर कैसे फूड से एनर्जी प्राप्त करता है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। तो मतलब फूड का ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और सिंपल लैंग्वेज में अपन इसको ब्रेकडाउन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। तो फूड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होना क्या हो गया, बेसिक अपन देखें तो ऑक्सीडेशन जैसे फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का रिलीज होना और इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। तो फूड का ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से अपन को क्या मिलेगी, अपन को मिलेगी एटीपी। एटीपी कैसे मिलेगी अपन को, तो अपन इसमें देखेंगे कि प्लांट के पास क्या है। प्लांट फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाता है। कैसे बनाता है वो, रूट से क्या लेगा, H2O लेगा, वाटर लेगा मतलब। और प्लांट की लीफ के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इन्वायरमेंट से वो CO2 ले लेगा और सन से क्या, लाइट लेगा। तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा और ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज जैसे प्लांट्स में तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। और एनिमल्स होते हैं उनमें अपन ग्लूकोज बना नहीं सकते अपने पास, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है इसलिए। तो अपन प्लांट्स से ग्लूकोज लेते हैं और अपन उससे फिर एनर्जी का अपने सेल्स एनर्जी लेती हैं। तो ग्लूकोज में क्या होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है जो कि ब्रेकडाउन होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का, जिससे अपन को क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी किस रूप में मिलेगी, सेल किस रूप में एनर्जी को स्टोर करेगी, एटीपी के रूप में। पर अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती, 100% एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो सकती ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कुछ हीट के रूप में भी रिलीज होती है। तो यहाँ हीट के रूप में रिलीज होगी, क्या करेगी कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काम में आएगी अपने हीट। तो सेल्स को एनर्जी भी मिल जाएगी और साथ साथ में बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन से क्या मतलब है, जैसे अपन किसी रूम में और अपन ने उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस सेट कर रखा है, फिर भी अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता रहता है और उससे एनर्जी निकलती है। तो कुछ एनर्जी तो सेल्स के काम आ जाती है और कुछ एनर्जी होती है वो
हीट के रूप में रिलीज हो जाती है। तो जो रेस्पिरेशन है वो एक स्लो प्रोसेस है, सारी की सारी एनर्जी है वो एक साथ रिलीज नहीं होगी, हर स्टेप में रिलीज होगी। हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं और वो स्टेप वाइज उस ग्लूकोज पे या जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा उस पे काम करेंगे और एनर्जी रिलीज होगी तो एक्जर्गोनिक प्रोसेस हो जाएगी। तो अपन इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये है ग्लूकोज C6H12O6 और इस पे 6O2 और 6H2O मिलके क्या करेंगे, 6CO2 बनाएंगे, 12H2O बनाएंगे और 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, वो सबस्ट्रेट जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ही काम में आता है, प्राइमरी रूप से ग्लूकोज को अपन यूज करेंगे। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज काम में आएगा, उसके बाद अदर कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद में सेकंड नंबर पे फैट यूज होगी। फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर पे फैट और थर्ड नंबर पे प्रोटीन यूज होगी। ऐसा क्यों होता है कि फैट पहले काम आती है, प्रोटीन बाद में काम आती है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एंजाइम होते हैं, अपन ने बोला कि स्टेप बाय स्टेप एंजाइम्स काम में आएंगे, तो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होंगे। तो सेल पहले जो सारी सेल को कंट्रोल कर रहे हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बोल दो चाहे मेटाबॉलिज्म बोल दो, सेल का रेगुलेट कर रहे हैं, वो काम में आ जाएगी तो फैट काम में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना सेल के लिए। इसलिए पहले फैट काम में आती है, उसके बाद प्रोटीन और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी मेनली ग्लूकोज। और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक एसिड भी काम में आता है, जैसे मैलिक एसिड, वो कुछ प्लांट्स में होता है बट मेनली ये काम में आते हैं। तो अपन इसकी देखेंगे कि ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू मतलब मोम कैलोरीमीटर से अपन जो मेजर करते हैं वो वैल्यू, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो एक्चुअल में प्लांट निकालता है। तो कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम और फिजियोलॉजिकल वैल्यू है इसकी 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो बाद में प्रोटीन से होती है 5.65 और इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4.4 किलो कैलोरी। और फैट से होती है 9.45 किलो कैलोरी और फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है 9.0 किलो कैलोरी वैल्यू। तो ऐसा नहीं है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अपन को 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। अपन टोटल एनर्जी की बात करें, इसमें से तो कुछ एनर्जी तो एटीपी के रूप में मिलेगी और कुछ एनर्जी हीट के रूप में रिलीज हो जाएगी। तो अब अपन देखेंगे अपना, ये तो अपना इंट्रोडक्शन था। अब अपना फर्स्ट टॉपिक है डू प्लांट ब्रीथ, मतलब क्या पादप श्वास लेते हैं? तो हाँ, पादप श्वास लेते हैं, कैसे लेते हैं वो अपन समझेंगे। जैसे एनिमल्स में होता है ना, वैसे श्वास नहीं लेते प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। एनिमल्स में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट्स को उतनी एनर्जी को कम करने के लिए प्लांट ने अपना सिस्टम इस प्रकार से डेवलप कर रखा है कि उसमें कम एनर्जी काम में आए। तो अपन देखते हैं, प्लांट अनलाइक एनिमल्स have no specialized organ for glucose exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. तो प्लांट के पास एनिमल की तरह स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है, बट स्टोमेटा और लेंटिसेल्स होते हैं। स्टोमेटा मेनली लीफ पे होते हैं और लेंटिसेल्स अपने स्टेम पे पाए जाते हैं। There are several reasons why plant can get along without respiration. प्लांट के पास
रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होने के अनेक रीजन हैं, बट इनमें से 3 रीजन जो अपन को एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, मेनली अपन वो पढ़ेंगे। तो ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड। प्लांट का बच्चों जो प्रत्येक पार्ट होता है ना, वो उसकी गैस एक्सचेंज की नीड को पूरी करता है। There is very little transport of gases from one part to another plant. प्लांट की एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए बहुत कम गैसें की नीड होती है। सेकंड रीजन अपन एनसीईआरटी ने दे रखा है, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। प्लांट ज़्यादा डिमांड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रूट, स्टेम एंड लीव्स, root, stem and leaves respire to at rate for lower than animal do. Only during photosynthesis are large volume of gas exchange and its leaf is well adapted to take care its own need during this period. मतलब ये क्या बोल रहा है अपन को कि कोई लीफ है, उसमें क्या फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, उससे क्या निकल रही है? O2 निकल रही है। तो वो O2 प्लांट रेस्पायरेशन में काम में ले लेगा, और रेस्पायरेशन में जो CO2 निकल रही है ना, वो फोटोसिंथेसिस में काम आ जाएगी। इसलिए O2 ज़्यादा बाहर से लेने के लिए जरूरी नहीं है ना रेस्पायरेशन में, और ज़्यादा O2 निकलेगी वो बाहर रिलीज कर देगा प्लांट, ये बोल रहा है। While cell photosynthesized availability of O2 is not a problem of these cells since O2 is released within the cell. सेल के अंदर रिलीज हो रही है ना, तो फोटोसिंथेसिस की O2 रेस्पायरेशन में काम में आ जाएगी। अपन को थर्ड रीजन क्या दे रखा है? द डिस्टेंस द गैस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। मतलब क्या बोल रहा है ये कि प्लांट ज़्यादा गैसों का डिफ्यूजन नहीं करता है, क्योंकि उसका सारा पार्ट है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में रहता है। तो आप सोचेंगे कि जो बड़े पेड़ होते हैं उनका स्टेम तो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो उनमें गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो आप जानते ही होंगे कि प्लांट का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो तो बच्चे डेड होता है, नॉन लिविंग होता है, वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो फिर प्लांट के पास बाकी का जो लिविंग स्टेम है वो तो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में है ही, वो लेंटिसेल से ऑक्सीजन ले लेगा। देखो अपन देखते हैं, ये बोल रखा है इसने, each cell in a plant localized quite close to surface of plant, सरफेस के क्लोज होती हैं सारी सेल्स। इन स्टेम द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर ऑफ इनसाइड, और लिविंग सेल होती हैं वो डेड सेल के पास में, बार्क के पास में इनसाइड में थिन लेयर बनाती हैं। एंड when the bark, they also have opening cell lenticels, lenticels होती हैं, they cell in the interior or are dead and provide only mechanical support. Thus most cell of a plant have at least a part of surface connected with air. These is also facilitated by a loose parenchyma cells. इन सेल में क्या होती हैं? लूज पैरेनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पे बार्क के अंदर और वुडी डेड पार्ट के बाहर की तरफ। स्टेम एंड रूट विच प्रोवाइड interconnected network of air space. The complete combustion of glucose which produce CO2 and H2O. ग्लूकोज की कंप्लीट कंबसन से CO2 और H2O रिलीज हो जाता है एज एंड प्रोडक्ट, while एनर्जी मोस्ट ऑफ विच गिवन आउट ऑफ हीट। और मतलब ये लास्ट में तो ये बोला गया है कि CO2 और H2O रिलीज होगी और जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी और उसमें ज़्यादातर एनर्जी हीट के रूप में रिलीज हो जाएगी।
तो आज अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, डू प्लांट ब्रीथ। तो आज अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे। थैंक यू सो मच।